हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बहुत ही डिटेल में। और बेसिकली दो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे आज। एक तो इसका मीनिंग क्या है और इसका स्कोप क्या है। ठीक है, स्कोप हम ज़्यादा डिटेल में कवर करेंगे। मीनिंग तो आप लोग वैसे भी सिंपल है, उसमें कोई है नहीं बड़ी बात। तो मेरा नाम है रोहित सिंगल और आज हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती क्या है? देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसके दो पर्पस हो सकते हैं। ठीक है, जिसके दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। या तो आपने वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करी है एप्रिसिएशन के लिए, ठीक है, कि वैल्यू बढ़े उसकी, है ना, इंक्रीज करे वैल्यू। या फिर दूसरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि हमें उससे रेंट कमाना है। हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है? रेंटल। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? या तो उसकी वैल्यू बढ़े, हमने इसलिए परचेज करा था उसको, या फिर जो है रेंटल कमाना ऑब्जेक्टिव होता है। सर, कौन सी प्रॉपर्टी की बात चल रही है? या तो वो प्रॉपर्टी लैंड होगी, या बिल्डिंग होगी, या फिर बोथ होगी। ठीक है, आजकल आपको पता है कि प्रॉपर्टी मार्केट जो है वो एक अलग अपने शिखर पे पहुंच गया है, मतलब ऊंचाइयों को छू रहा है। ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो स्टैंडर्ड है वो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने कोई लैंड परचेज करी, प्लॉट ऑफ लैंड परचेज किया, और मेरा ऑब्जेक्टिव केवल उसको ये है कि भाई मैं उसको रखूंगा और 5-10 साल तक होल्ड करके रखूंगा। मतलब मैं चाहता हूं कि उसकी वैल्यू गेन करे, इंक्रीज करे, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। या फिर मैंने कोई बिल्डिंग बना ली, घर बना लिया, कुछ भी बना लिया, ठीक है, और मैं उसको किराए पे चढ़ा रहा हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि रेगुलरली उससे किराया आता रहे और आ भी रहा है, तो वो क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। आप देखते हैं कि आजकल डीएलएफ है, तो डीएलएफ रेगुलरली क्या करता है कि कई प्रॉपर्टीज जो है, कई बिल्डिंगें बना के, फ्लैट्स बना के, और वो क्या करता रहता है? किराए पे उसको रन करता है, किराए पे चलाता है, तो उससे रेंट अर्न करता है। तो डीएलएफ की वो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग वगैरह कुछ भी हो, और उसमें राइट टू यूज क्या है ये अपन बाद में डिस्कस करते हैं, अभी आज ही क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव क्या है? या तो रेंटल अर्न करना या कैपिटल एप्रिसिएशन, या दोनों की दोनों उससे ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अब क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे लैंड हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, इसको छोड़ो एक बार और इसको छोड़ो, अभी इनको दोनों को बाद में देखते हैं अपन। अब जैसे लैंड फॉर एप्रिसिएशन, ठीक है, जैसे मैंने बताया सबसे पहले, लैंड फॉर एप्रिसिएशन, हमारे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है और हमने इसलिए परचेज किया कि उसकी वैल्यू बढ़ जाए, तो वो तो है ही इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। या फिर हमने रेंटल पे चढ़ा दिया। अब मान लो कि मैंने उसको फ्लैट बना के चढ़ाया, ठीक है ना, ये फ्लैट है और इसमें कई सारे लोगों को किराए पे दे दिया, इंडिविजुअल लोगों को रेंट पे दे दिया। आपने देखा होगा जैसे डीएलएफ करता है, डीएलएफ है, गोदरेज प्रॉपर्टी है, अडानी भी इसके अंदर आ गया, ऐसे कई प्लेयर्स हैं जो अभी प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर है ऑलरेडी। तो अब आप बताइए, सोचिए इसके अंदर कि रेजिडेंशियल उसने फ्लैट्स जो है बना बना के और किराए पे देना लोगों को चालू कर दिया। सेल नहीं किया है, किराए पे दे रहा है लोगों को, केवल रेंट कमा रहा है। तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? बिल्कुल है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। तो रेजिडेंशियल यूज के लिए किराए पे देता है। कोई पर्सन कमर्शियल, मान लो डीएलएफ ही है, तो डीएलएफ कमर्शियल यूज के लिए भी किराए पे दे सकता है, नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता है। डीएलएफ ने एक शॉपिंग मॉल बनाया बड़ा सा, ठीक है, उस शॉपिंग मॉल में उसमें एक फूड कोर्ट बना दिया, है ना, फूड कोर्ट में उसने मैकडी को किराए पे दे दिया, या किसी भी फूड चेन को आपको जो भी ठीक लगे, जो है पिज्ज़ा वगैरह जो है, ये डोमिनोज, इनको किराए पे दे दिया उसने। उसने एक फ्लोर सिनेमा हॉल को किराए पे दे दिया, ठीक है, ये पीवीआर सिनेमा है या फिर कोई सा भी सिनेमा है, तो उसको किराए पे दे दिया, तो उससे रेंट कमा रहा है वो, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी है। और बाकी सारी जो फ्लोर्स हैं उस पर बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है ना, बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है, और उनने उसको शॉप्स को किराए पे दे दिया और आराम से मजे से किराए की इनकम कमा रहा है, करोड़ों रुपए किराया आ रहा है। तो बताओ, ये सारी जो इनकम है, ये जो इनकम हो रही है,
इस असेट से, इस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी से, तो ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, तो चाहे वो प्रॉपर्टी, याद रखना, रहने के लिए आपने किराए पे दी है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी दी है, इस बात से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। सिंपल आपको ये याद रखना है, डेफिनेशन को पकड़ो। ठीक है, रेंटल अर्न करना मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, चाहे वो पर्सन फिर कुछ भी कर रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। अब बात आती है सर स्कोप की, है ना। अब मीनिंग तो खत्म हो गया, अपन देखते हैं स्कोप। स्कोप मतलब क्या कि इस स्टैंडर्ड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, या बेसिकली अपन तो बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की, ठीक है ना, क्योंकि प्लांट एंड इक्विपमेंट तो बेसिकली यहाँ पे कवर्ड होंगे नहीं, ठीक है ना, हम मशीन वगैरह की थोड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं लैंड या बिल्डिंग की। तो कौन कौन सी लैंड और बिल्डिंग इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में IAS 40 में कवर नहीं होगी, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला IAS 16 में प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हेल्ड फॉर यूज इन द बिजनेस। कोई पर्सन जो है, कोई बिजनेस, खुद के फैक्ट्री, गोडाउन, ऑफिस, शॉप, उसने खुद के यूज में लेना चालू कर दिया कोई प्रॉपर्टी को, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या? सोचिए आप। मेरे यहाँ पे जिस जगह पे मैं, जिस स्टूडियो में मैं बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है, ये स्टूडियो जो है ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या फिर मेरा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है? सर ये आपका प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट है। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने प्रोफेशन में या अपने बिजनेस में यूज ले रहा हूँ। प्रोफेशन कहेंगे वैसे तो, प्रोफेशन में यूज ले रहा हूँ। ये कोई मेरा ऑब्जेक्टिव इसको रेंटल अर्न करना या फिर इसका कैपिटल एप्रिसिएशन करना, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? मेरे को अपने बिजनेस में इसको इस्तेमाल करना है। तो कोई भी फैक्ट्री, ऑफिस, गोडाउन, शॉप, कुछ भी हो, ठीक है, तो वो हमेशा ध्यान रखना वो प्रॉपर्टी किस में जाएगी। अगर आप खुद के काम में ले रहे हो तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाएगी, PPE में IAS 16 अप्लाई होगा उस पर। तो इसे कहते हैं ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इसे क्या कहते हैं? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सर ये नाम ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये नाम स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है, ठीक है ना। आप IAS 40 का अगर आप बेयर टेक्स्ट खोलेंगे, ठीक है, बेयर टेक्स्ट ओपन करेंगे तो उसमें ये नाम मेंशन्ड है, क्या? ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या होती है? जो खुद के, वो प्रॉपर्टी जो खुद के बिजनेस में काम में आती है। और अगर आपके बिजनेस में कोई प्रॉपर्टी काम आ रही है तो उस पर IAS 40 नहीं लगेगा, उस पर IAS 16 लगेगा। दूसरा, मान लो आप बड़े बिल्डर हो, ठीक है ना, आप कौन हो? बिल्डर हो, और आप बिल्डिंग बना बना के सेल करते हो, या फिर आप बिल्डिंग खरीदते हो और खरीदने के बाद तुरंत बेच देते हो। क्या बोला मैंने? आप बिल्डर हो। आप बिल्डर हो सकता है कि आप बिल्डिंग बनाते हो और फिर उसको सेल कर देते हो, या फिर आप बिल्डर हो, है ना, परचेज करते हो और सेल कर देते हो। इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कंस्ट्रक्शन करके बेचो या फिर परचेज करके बेचो, ठीक है। अगर आप बिल्डर हो तो आपके लिए वो प्रॉपर्टी क्या है? एक इन्वेंट्री है, एक स्टॉक है, तो उस पे IAS 2 अप्लाई होगा, ठीक है, ना कि IAS 40। समझ में आ रहा है? IAS 40 नहीं अप्लाई होगा। अब सोचो आप, ये गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF प्रॉपर्टी क्या करते हैं? ये बिल्डर होते हैं और ये बिल्डिंग बना बना के सेल भी करते हैं लोगों को, ठीक है, डायरेक्टली सेल। मतलब कुछ प्रॉपर्टी ये किराए पे भी देते हैं। आप आज DLF की अगर आप बैलेंस शीट देखो तो इसने खुद कुछ प्रॉपर्टी क्या कर रखी है? रेंट पे दे रखी है ना, चाहे वो कमर्शियल के यूज के लिए रेंट पे दे रखी है, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लैट बना बना के इसने रेंट पे दे रखे हैं, तो वो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। फिर ये कुछ प्रॉपर्टी खुद अपने बिजनेस में काम में लेता होगा। भाई इसका खुद का एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी होगा, ठीक है, DLF का। तो जो खुद का ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस, वो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया। फिर इसने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ये बनाता है और हैंड टू हैंड बना के सेल कर देता है, ठीक है, चाहे वो रेजिडेंशियल यूज के लिए सेल करे या कमर्शियल यूज के लिए लोगों को सेल करे, ठीक है ना। आगे मतलब सामने वाला पर्सन कुछ भी यूज ले, लेकिन ये सेल कर देता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज, और ये बनाता है या परचेज करता है और तुरंत बेच देता है। मतलब ये इन्वेंट्री होल्ड करता है, तो IAS 2 अप्लाई होगा। ध्यान रखना, ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेंट्री होल्ड करता है। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर।
भाई अगर वो प्रॉपर्टी होल्ड करता 1 ईयर से ज्यादा, ठीक है, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि IAS 40 में कौन सी लैंड बिल्डिंग कवर है, लॉन्ग टर्म, बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी कवर्ड है, लॉन्ग टर्म होल्ड करना। समझ में आ रहा है? अब आपको लग रहा है कि स्टैंडर्ड का स्कोप जानना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर अपन स्कोप नहीं जाने तो। भाई अगर आप स्कोप आपको पता ही नहीं रहेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा तो आप फिर कैसे करोगे ना, ठीक है। आपको तो कॉन्ट्रैक्ट देख के कंपनी का पहचानना पड़ेगा कि इस पे ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बेसिकली इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, राइट। फिर तो इन्वेंट्री समझ में आ गया कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको आप बिल्डर हो और आप उसको बनाते हो और फिर बेच देते हो। बिल्डर कौन होते हैं, मालिक लोग होते हैं, ठीक है ना, आपको पता ही है। अब और केस लो, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। अब मान लो आपके पास एक प्रॉपर्टी है आपके पास एक ऑफिस है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, और सपोज कर लो वो किसी भी सिटी में है, सपोज राजस्थान में है, ठीक है, राजस्थान की कैपिटल क्या है, जयपुर में है, ठीक है ना। आपका एक ऑफिस बना रखा है आपने, फैक्ट्री बना रखी है, जयपुर में है। अब आप उसको राजस्थान के दूसरे सिटी है उदयपुर, उधर शिफ्ट करना चाहते हो, तो ऑफिस तो शिफ्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना, ये फैक्ट्री एज इट इज थोड़े चली जाएगी वहां पे, ये बिल्डिंग तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। अब बिल्डिंग को आप क्या करते हो, ये जो बिल्डिंग है इसको आप हेल्ड फॉर सेल निकाल देते हो, ठीक है ना। आपका बिजनेस बिल्डिंग बेचने का थोड़ी है, आपका बिजनेस तो जो अलग है, ठीक है। मान लो आपकी सीमेंट फैक्ट्री थी जो आपकी जयपुर में थी, अब आप उसको उदयपुर में शिफ्ट करना चाहते हो। ये बेसिकली 2 सिटी है राजस्थान की, आपको पता होगा। तो बताओ उस केस में आपने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया कि भाई हमारी जो जयपुर की बिल्डिंग है हम उसको हेल्ड फॉर सेल रखते हैं, कि हम इसको बेचना चाहते हैं। तब उस केस में कौन सा IFRS अप्लाई होगा, IFRS 5। क्या ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है क्या, नहीं। सोचो आप, लैंड और बिल्डिंग है ही, हमेशा देखो हर केस में लैंड और बिल्डिंग है, लेकिन क्या है, डिपेंड किस पे कर रहा है, यूज पे डिपेंड कर रहा है, नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि वो कौन से स्टैंडर्ड में क्लासीफाई होगी। और देखो आप, प्रॉपर्टी हेल्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर, पहले तो बताओ कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है। कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं, ऑब्वियसली सर अलग अलग होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, ठेकेदार, मतलब जो किसी दूसरे के लिए बिल्डिंगें बनाता है जो किसी अदर पर्सन के लिए काम करता है, ठीक है, अदर पर्सन के लिए काम करता है। आप जैसे अपन अपना घर बनवाते हैं, तो घर बनवाते हैं तो वो जिससे घर बनवा रहे हैं वो हमारे लिए काम कर रहा है, तो वो कौन है, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है। बिल्डर कौन होता है, बिल्डर तो जैसे मैंने बताया एक तरीके से मालिक आदमी है, वो तो प्रॉपर्टी बना के उसका काम क्या है, बेचना। यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्टर जो है बेच नहीं रहा, वो तो हमें केवल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, बनाने की, अपनी लेबर प्रोवाइड कर रहा है या मटेरियल की एक्सपर्टाइज दे रहा है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है, सोचो आप, जो कॉन्ट्रैक्टर है जो बिल्डिंग बना रहा है, रेगुलरली बिल्डिंग बना रहा है, ठीक है ना, या हमारा घर बनाते जा रहा है, तो उस केस में स्टेजेस होती हैं, आपको ध्यान होगा कि परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड होता है, उसके बेसिस पे, जिसे हम प्रपोर्शन ऑफ कंप्लीशन मेथड बोलते हैं, प्रपोर्शन या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड, उस बेसिस पे हम रेवेन्यू बुक करते हैं। अगर आपको IFRS 15 पता होना चाहिए तब आपका ये पॉइंट आपको ध्यान होगा, वरना तो आप सिंपली ये बात याद रख सकते हो कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो किसी दूसरे के लिए घर या फिर कोई भी प्रॉपर्टी बना रहा है, वो अपनी रेवेन्यू कैसे बुक करता है, IFRS 15 के हिसाब से बुक करता है। वो कोई अपनी खुद की असेट्स थोड़ा दिखा सकता है, वो थोड़ा बोलेगा ये हाउस मेरा है या फिर ये बिल्डिंग जो है मेरी है, वो कह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो किसी और के लिए काम कर रहा है, समझ में आया? तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है तो उसके केस में उसके ऊपर IFRS 15 अप्लाई होता है, और वो भी IFRS 15 उसको रेवेन्यू की अकाउंटिंग बताता है, ठीक है ना, कि IFRS 15 किसका है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स। तो रेवेन्यू की अकाउंटिंग बताता है सेल्स कि भाई आप कैसे परसेंटेज के बेसिस पे अपनी इनकम बुक करोगे। समझ में आ गया? अगली बात करो। कई बार आप क्या है, मान लो सपोज आपका काम है, आप फार्मर हो, बहुत बड़े फार्मर हो, ठीक है ना, आप लैंड आपके पास है, बहुत सारी लैंड है और आप उसमें कुछ भी उगाते हो, ठीक है ना, आप फार्मिंग करते हो बेसिकली,
तो उस केस में उस लैंड पे क्या है, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाएगी क्या? नहीं सर, उस पे IAS 41 अप्लाई होगा जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है ना, एग्रीकल्चर बोल लो, बायोलॉजिकल असेट्स भी बोलते हैं कई लोग, ठीक है ना, समझ में आया? उस पे IAS 41 अप्लाई होगा। जैसे लेज है, अब लेज क्या है, चिप्स बनाता है, पता है हमें, और वो पोटैटोस बहुत सारे उसके पास जो पोटैटोज होते हैं, ठीक है, वो किसानों से भी परचेज करता है और उसके खुद के भी फार्म्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं लेज के खुद के भी फार्म्स है जिसमें वो खुद पोटैटो उगाता है। तो जो फार्म्स हैं बेसिकली वो लैंड ही तो है, तो वो क्या लैंड IAS 41 में IAS 40 में क्लासीफाई होगी क्या वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में क्लासीफाई होगी? नहीं, वो लैंड फार्मिंग के लिए यूज आ रही है, वो 41 स्टैंडर्ड अलग है। अब आप समझ पा रहे हो, देखो कितने सारे स्टैंडर्ड अप्लाई हो गए अलग अलग चीजों के लिए। लैंड तो एक ही है ना वो IAS 16 में भी कवर हो सकती है, IAS 2 में भी कवर हो सकती है, IFRS 5 में भी कवर हो सकती है, 15 में भी हो सकती है और 41 में भी हो सकती है। और हम बात करते हैं कुछ और। अब हम कनेक्शन देखते हैं किससे, लीज से इसका। देखो लीज एक बहुत ही अच्छा टर्म है, ठीक है। लीज मतलब एक तरीके से आप अभी सिंपल, क्योंकि हम स्टैंडर्ड लीज का नहीं डिस्कस कर रहे, ठीक है ना, हम स्टैंडर्ड डिस्कस कर रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज की क्लास में कि हम IAS 40 का स्कोप डिस्कस कर रहे हैं। मीनिंग तो डिस्कस कर ही लिया हमने, स्कोप डिस्कस कर रहे हैं। तो रेंटल या लीज एक बड़ा शब्द है, ठीक है ना, अच्छा सा शब्द है, ठीक है। अब आप सोचो मैं यहाँ पे ये टर्म क्यों डिस्कस कर रहा हूं। ये IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है कब अप्लाई हो रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई हो रहा है? सर लैंड एंड बिल्डिंग होगी, है ना, या बोथ होगी, और जो हमने या तो एप्रिसिएशन के लिए परचेज करी है या फिर रेंटल कमाने के लिए परचेज करी है, किराया कमाने के लिए। तो रेंटल वर्ड आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, आपको सर ये भी पता होगा, ठीक है, मान लेते हैं कि आपको ये पता है कि दो तरह की लीज होती है, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। हाँ सर सुना है, कहाँ सुना है बताओ आपने, इसका कौन सा स्टैंडर्ड है बताना जरा, IFRS 16। एक बार मान लेते हैं कि आपको पता है, ठीक है थोड़ी सी बेसिक बातें करनी पड़ेगी मेरे को, और नहीं भी पता तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बेसिक चीजें बता दूंगा। ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ऑपरेटिंग लीज शॉर्ट टर्म लीज होती है। फाइनेंस लीज क्या होती है, लॉन्ग टर्म लीज होती है। सर याद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता है, आप थोड़ा सा बताओगे तो थोड़ा सा दिमाग चलेगा। ऑपरेटिंग लीज में क्या होता है, ऑपरेटिंग लीज में सिंपल किराए पे देते हैं हम असेट्स, है ना, जैसे मैंने अपनी कोई शॉप किराए पे दे दी या फिर मैंने कोई अपना घर किराए पे दे दिया, ठीक है ना, किसी भी पर्सन को। और मेरा ऑब्जेक्टिव उस पर्सन को बेचना नहीं है, किराएदार को मेरा असेट्स को बेचने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, मैं तो केवल सिंपल रेंट के लिए उसको दे रहा हूं। मतलब मेरा पर्पस क्या रहता है, रेंटल पर्पस रहता है, ठीक है। और फाइनेंस लीज में क्या होता है, लॉन्ग टर्म लीज है। इसमें तो जो बायर होता है, ठीक है, उसके पास एक तरीके से जो मतलब देखो हमेशा आपको पता होगा ये बात तो कि लीज में दो पार्टीज होती है, एक होता है लेसर, यहां पे लिख देता हूं लेसर, और एक होता है लेसी। लेसर वो जो लीज पे एसेट्स देता है और लेसी वो जो लीज पे एसेट्स ले रहा होता है, ठीक है। तो अगर आपको फाइनेंस लीज थोड़ा सा ध्यान है तो फाइनेंस लीज में कुछ कंडीशंस होती है ना, कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो ही हम उसे बोलते हैं फाइनेंस लीज। जैसे क्या कि जितनी असेट्स की लाइफ है अप्रोक्स उतनी ही असेट्स जो है उसका लीज टर्म जो है बराबर है। मतलब अगर असेट्स की लाइफ जो है 10 साल है तो लीज टर्म जितने साल आपने लीज पे दी है असेट्स, तो कहीं ना कहीं वो लीज को जो दी है वो आपने 9-10 साल के आसपास ही असेट्स दी होगी। मतलब पूरी पूरी लाइफ जो है वो एक तरीके से लेसी इस्तेमाल कर लेगा उस असेट्स को, ठीक है ना। उस असेट्स की पूरी पूरी लाइफ लगभग कौन इस्तेमाल कर लेगा, लेसी इस्तेमाल कर लेगा, क्योंकि 10 साल उसकी लाइफ है और हमने 10 साल के लिए उसको लीज पे दिया है। ये 10 साल मैंने एग्जांपल लिया, फिक्स नहीं है ना, ठीक है। या फिर लीज रेंटल जो है वो असेट्स की फेयर वैल्यू के बराबर है, ठीक है। मैं देखो कंडीशंस नहीं समझा रहा आपको, मैं केवल आपको कुछ रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ फाइनेंस लीज इस तरीके से होती है, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो। और क्या हो सकता है सर, और लेसी के पास, जो लेसी है
जो आप कह सकते हो जो किराए पे ले रहा है, किराएदार है, उसके पास ऑप्शन है असेट्स को बाय करने का एट द एंड ऑफ लीज टर्म। लेसी चाहे तो असेट्स को बाय कर सकता है। तो इसलिए हम मानते हैं कि एक तरीके से फाइनेंस लीज तो सेल का है या हायर परचेज का होता है, ठीक है। और ऑपरेटिंग लीज तो सिंपल किराए पे होता है, मतलब अगर आप सिंपल किराए पे देना चाहते हो तो ऑपरेटिंग लीज कहलाती है, ठीक है ना। ये उसका भाव है, ये उसका मतलब क्या है, भावनाएं कहते हैं अपन, क्या बोलते हैं, फीलिंग्स है ये उसकी, है ना, ठीक है। ऐसे लिखे हुए नहीं है टर्म्स कहीं पे, बट मैं आपको केवल उसकी फीलिंग समझा रहा हूँ। और फाइनेंस लीज के अंदर क्या है कि असेट्स हम उसको पर्सन को जो दे रहे हैं वो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए दे रहे हैं, मतलब हम चाहते हैं कि तू भाई खरीद ही ले इसको, असेट्स को, ठीक है। ये इतने बैकग्राउंड के साथ मैं थोड़ा सा आगे बताता हूं। तो ये तो पता लग गया हम लीज के बारे में डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो रेंटल्स की बात आएगी और इस चैप्टर में IAS 40 के अंदर हमारे पास रेंटल की ही बातें हैं, ठीक है ना। तो लीज टर्म्स आ जाते हैं। तो दो पार्टियां होती है, ऑपरेटिंग लीज पहले डिस्कस कर रहे हैं ना, एक लेसर होगा और एक लेसी होगी, दो पार्टियां होगी। बिल्कुल खोल के बता रहा हूं अच्छे से आपको डिटेल में, ठीक है। इतना डिटेल में आपको बुक्स में मिलेगा नहीं। तो अब आप सोचिए, लेसर ने असेट्स जो है वो किराए पे दी है लेसी को। अगर आपको ऑपरेटिंग लीज की अकाउंटिंग याद है, आपने पढ़ रखा है लीज IFRS 16, तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो और भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल आप क्या करोगे, सोचो लेसर के पास किराया आएगा हर महीने, क्योंकि लेसर ने लेसी को कोई ना कोई प्रॉपर्टी किराए पे दी है। मान लो हर महीने 10,000 रुपए के हिसाब से किराया आ रहा है, 10,000 पर मंथ किराया आ रहा है लेसर के पास। तो लेसर क्या बुक करेगा, 11th-12th क्लास की बुक्स याद करो, आपकी 11th क्लास की एंट्रीज, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट और रेंट अकाउंट डेबिट टू P&L। भाई रेंट आया और P&L में डाल दिया, ठीक है ना। तो लेसर को किसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, रेंट की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। और लेसी क्या करेगा, रेंट एक तरीके से पे कर रहा है, ठीक है, और लेसर क्या कर रहा है, रेंट को रिसीव कर रहा है, राइट। ये समझ में आ गया। तो लेसी रेंट पे करने की एंट्री क्या पास करता है, कोई भी रेंट पे करने की एंट्री क्या पास करता है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और P&L अकाउंट डेबिट टू रेंट। ये तो नॉर्मल बेसिक जनरल एंट्री, ये तो पता ही है अपन को। अब लेसर सोचोगे, क्योंकि रेंटल पर्पस के लिए ऑपरेटिंग लीज होती है सिंपली, तो लेसर क्या करेगा, रेंट रिसीव करेगा, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई होगा, IFRS, यहां लिख देता हूं IFRS 16। IFRS 16 किसका है सर, लीज का, ठीक है। जब भी वो रेंट रिसीव करेगा तो वो रेंट रिसीव करेगा, IFRS 16 उसकी अकाउंटिंग बताता है। जैसे मैंने बताया सिंपल वही अकाउंटिंग होती है रेंट रिसीव करने की। लेसी रेंट पे करेगा, रेंट पे करने की भी IFRS 16 अकाउंटिंग बताता है। अच्छा बताओ, ये ऑपरेटिंग लीज में जो ये प्रॉपर्टी किराए पे दी गई है, जो ये लैंड बिल्डिंग दी गई है, ये किसके पास है, ये लेसर के पास रहेगी, है ना, या लेसी के पास रहेगी। मतलब मैं ओनरशिप की बात कर रहा हूं, इसकी ओनरशिप किसके पास रहेगी। सर लेसी के पास क्यों जाएगी ओनरशिप, क्योंकि ये तो सिंपल किराए की बात चल रही है, तो हमेशा ओनर कौन रहेगा, लेसर ही रहेगा। इस असेट्स का ओनर कौन रहेगा, लेसर ही रहेगा। तो उसको प्रॉपर्टी की भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। सोचो, लेसर को दो चीजों की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, रेंट की भी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी और प्रॉपर्टी की, क्योंकि प्रॉपर्टी वो पर्सन किराए पे दे रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी वो किराए पे दे रहा है, प्रॉपर्टी उसी की बुक्स में रिकॉर्ड हो रही है, लेसर की बुक्स में। तो प्रॉपर्टी रेंट पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है, रेंट पे दे रहा है, तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, रेंट पे दे रहा है प्रॉपर्टी, तो कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा बताओ। आपने IAS 40 की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि रेंट पे देना, है ना, IAS 40 अप्लाई कर देगा। समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग हमें किसके हिसाब से करनी है, ऑपरेटिंग लीज में। ऑपरेटिंग लीज में लेसर की बुक्स में प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग के बारे में कौन बताएगा, IAS 40 बताएगा। समझ में आया क्या डिटेल में। ऐसे ही बात कर लेते हैं फाइनेंस लीज की। फाइनेंस लीज में भी एक लेसर होगा, एक लेसी होगा। आप मुझे बताओ, लेसर, जो लेसर होगा वो असेट्स एक तरीके से सेल कर रहा है, असेट्स अपनी बुक से डी रिकॉग्नाइज कर देगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि एक तरीके से असेट्स वो सेल कर रहा है, ठीक है ना।
वो असेट्स को रेंट मतलब केवल लीज रेंट मतलब रेंट पे नहीं दे रहा। आप देखो क्योंकि फाइनेंस लीज का जो फीलिंग्स है वो फीलिंग क्या है कि असेट्स यहाँ पे जा रही है ना, लेसर की बुक्स में से चली जाएगी, डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो जब डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी और लेसर केवल क्या रिसीव करेगा, लीज रेंटल्स, या आप चाहो तो केवल रेंटल्स बोल सकते हो। लेसर केवल क्या रिसीव कर रहा है, रेंट रिसीव करेगा। तो रेंट रिसीव करने की एंट्री कौन बताएगा, IFRS 16 बताएगा। और सर असेट्स अगर डी रिकॉग्नाइज हो गई तो असेट्स की बातें होगी क्या कोई बुक्स में, असेट्स इसकी बुक्स में, लेसर की बुक्स में रहेगी क्या, नहीं। तो IAS 40 इसकी बुक्स में लगेगा क्या, सर IAS 40 कैसे लग सकता है, IAS 40 लेसर की बुक्स में कैसे लग सकता है फाइनेंस लीज के केस में, बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसकी बुक से तो असेट्स डी रिकॉग्नाइज हो गई, ठीक है ना। और लेसी की बुक्स में असेट्स क्या हो जाती है, स्टार्टिंग से ही रिकॉग्नाइज हो जाती है। अगर आपने पढ़ रखा है ये IFRS 16 तो एंट्री हो जाती है राइट टू यूज असेट्स, क्या बोलते हैं, रऊ असेट्स। टू लीज लाइबिलिटी, ऐसी एंट्री हो जाती है किसकी बुक्स में, लेसी की बुक्स में। और वो लेसी पूरी की पूरी वैल्यू दिखाता है, ना केवल जो लीज रेंटल पे करता है उसकी वैल्यू दिखाता है, समझ में। लेकिन अभी हम उस अकाउंटिंग पे नहीं जा रहे, मैं केवल आपको स्कोप डिस्कस कर रहा हूं। बट मैं स्कोप के साथ साथ अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो मैंने ये भी चीज बता दी, वरना स्कोप आप ध्यान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है खाली, ठीक है। इस तरीके से चार्ट। अब आप सोचिए लेसी ने अपनी बुक्स में असेट्स को रिकॉग्नाइज कर दिया है ना, ठीक है। तो अब उसकी बुक्स में बात आएगी कि भाई उसने किराए पे ली है असेट्स, तो अब ये कौन से स्टैंडर्ड में, असेट्स की अकाउंटिंग कौन से स्टैंडर्ड में करें और किराए की अकाउंटिंग कौन से स्टैंडर्ड में करें। दो बातें आएगी कि सर असेट्स की अकाउंटिंग कहां करें, और रेंट पे करा आपने, रेंटल पे कर रहा है नहीं कर रहा है, रेंटल तो पे करेगा ही। तो रेंटल पे करेगा तो रेंटल पे करने की अकाउंटिंग कौन बताएगा, IFRS 16, ठीक है। लीज रेंटल पे हो रहा है तो IFRS 16 बताएगा। तो सर वैसे क्या बताता है IFRS 16, कुछ भी नहीं है, एक तरीके से रेंटल ना मान के इसको अपन इंस्टॉलमेंट्स कहते हैं, और इस इंस्टॉलमेंट्स में ब्याज का पेमेंट इंक्लूड होता है। तो हमें स्प्लिट करना पड़ता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को अलग अलग, इंस्टॉलमेंट्स को जो है दो पार्ट में स्प्लिट करना पड़ता है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, है ना। जो ब्याज है और जो मूल पैसा है ना, उसको अलग अलग स्प्लिट करना पड़ता है और अकाउंटिंग करनी पड़ती है। इंटरेस्ट को P&L में ले जाते हैं, पढ़ रखा है तो ठीक है, नहीं पढ़ रखा तो बस इतना सा याद रखो, रेंटल पेमेंट की अकाउंटिंग होगी। और सर असेट्स भी रिकॉग्नाइज कर दी इसने फुल वैल्यू से, स्टार्टिंग में असेट्स भी रिकॉग्नाइज कर देता है लेसी। तो अब क्या ये IAS 40 लगा दे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ऐसी कैसी, नहीं। अब हम लेसी से पूछेंगे भाई बता तेरा पर्पस क्या है, तूने लीज पे क्यों ली है एसेट्स। अगर ये बोलेगा कि भाई मैंने तो अपने बिजनेस में इसको इस्तेमाल करने के लिए ली है, मैं तो इसको बिजनेस में यूज करूंगा, तो हम लगाएंगे IAS 16। IAS 16 बोल रहा हूं, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16। IAS 16 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। प्लीज IFRS 16 अलग होता है, IAS 16 अलग होता है। IFRS 16 लीज का होता है, IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का होता है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये मैं बात किसकी कर रहा हूं, हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाला स्टैंडर्ड लगा देंगे, और ये रेंट पे करते समय तो लीज वाला लगाया था ना। तो अगर जो लेसी है उसने बोला कि भाई मैं ये जो असेट्स ले रहा हूं ना इसको अपने बिजनेस में यूज लूंगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे चलो IFRS 16 में बात करेंगे। और अगर लेसी ने बोला कि नहीं मैं तो इसको आगे फर्दर किराए पे देने वाला हूं या इस असेट्स को लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए होल्ड करूंगा, तो हम बोलेंगे ये तेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। समझ में आया क्या, लेसी ने अगर बोला कि मैं असेट्स को एज अ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होल्ड करूंगा, ठीक है, या तो मैं उसको किराए पे दूंगा आगे खुद, या फिर मैं उसको एप्रिसिएशन के लिए होल्ड करूंगा, ठीक है, तो हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी लगा देंगे। और कौन सा स्टैंडर्ड लगा देंगे, IAS 40। समझ में आया क्या, बहुत ही डिटेल में मैंने आपको बता दिया ये चीज, ठीक है, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगा मेरे हिसाब से, आधे घंटे में अपन ने समझ लिया। वैसे बात जो है अपन इसको बढ़ा भी सकते थे, लेकिन बात रिपीट होती और कुछ भी नहीं था, ठीक है। तो देखो मैंने ये आपके लिए डायग्राम भी बनाया है। ऑपरेटिंग लीज लेसर है, लेसी है, पहले लेसर की बात कर लो।
लेसर अपनी बुक्स में प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखाता रहेगा, कभी भी डी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग लीज है, सिंपल किराए का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो IAS 40 अप्लाई होगा। लीज रेंटल की अकाउंटिंग सिंपल IFRS 16 अप्लाई होगा, मतलब लीज वाला स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। ठीक है, लेसी केवल लीज रेंटल पे करेगा, कोई ओनर वगैरह नहीं बनेगा प्रॉपर्टी का, ये लीज रेंटल पे करेगा, तो इस पे भी IFRS 16 अप्लाई होगा। और आपको याद हो तो ऑपरेटिंग लीज में एंट्री बहुत सिंपल होती है, लेसर जो है रेंट रिसीव करने की एंट्री पास करता है और लेसी जो है रेंट पे करने की एंट्री पास करता है, लेकिन हमें इससे मतलब है ज्यादा, तो मैंने इसके लिए आपको बताया IAS 40 अप्लाई करेंगे लेसर की बुक्स में। फाइनेंस लीज में लेसर और लेसी दो पार्टीज हैं। अगेन लेसर के हाथ से प्रॉपर्टी चली गई तो वो डी रिकॉग्नाइज कर देगा प्रॉपर्टी, बात खत्म हो जाएगी। लेसर जो है लीज रेंटल्स है ना जो रिसीव करेगा उसकी अकाउंटिंग IFRS 16 के हिसाब से करेगा। ठीक है, फिर लेसी लीज रेंटल पे कर रहा है, इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहा है एक तरीके से, तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट सेपरेट करेगा, IFRS 16 में उसकी अकाउंटिंग दे रखी है। इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट आप IRR यूज करके करते हो। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ना, अब या फिर प्रॉपर्टी की बात करें, ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना लिख के आप खाली प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग कैसे करोगे, ये डिपेंड करेगा कि IAS 40 लगेगा, ये IAS 16 लगेगा। IAS 40 किसका है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, और IAS 16 किसका है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। डिपेंड करेगा यूज ऑफ असेट्स पे। तो अगर वो अपने बिजनेस में खुद के इस्तेमाल के लिए रखेगा तो IAS 16 लगेगा, और अगर वो बोलता है कि मैं तो इसको आगे फर्दर किराए पे दूंगा, ठीक है, और किराए पे दूंगा, मैं इसको किराया कमाने का ऑब्जेक्टिव है, तो IAS 40 लगेगा। और ये भी ध्यान रहे आपको, अगर ये बोलता है कि मैं आगे किराए पे दूंगा, ये लेसी जो है ये बोलता है मैं आगे किराए पे दूंगा, तो ये क्या बोल रहा है, एक तरीके से मैं सब लीज कर रहा हूं भाई, क्योंकि ये लेसी है। लेसी अगर आगे किराए पे दे रहा है असेट्स को, तो ये सब लीज कर रहा है असेट्स, है ना, क्योंकि इसने तो खुद ने लीज पे लिए, तो ये सब लीज कर रहा है। तो हम चेक करेंगे कि भाई तू जो लेसी जो किराए पे दे रहा है वो ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है आगे कि फाइनेंस लीज पे दे रहा है, तो वापस से चेंज चल जाएगी। अगर ये ऑपरेटिंग लीज पे दे रहा है तभी हम लेसी की बुक्स में क्या लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IAS 40 लगाएंगे। अगर ये लेसी फाइनेंस लीज पे अगर किराए पे देता है असेट्स को, फाइनेंस लीज पे देता है, तो वही बात इसकी बुक्स में से डी रिकॉग्नाइज हो जाएगी असेट्स, और प्रॉपर्टी के ऊपर ये कोई भी अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा। फिर प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग वापस से हम उस पर्सन के पास देखेंगे कि जो पर्सन लीज पे लेता है, तो ये चेंज चलती रहेगी इस तरीके से। समझ में आएगा? तो अगर आपने देखा हो स्टार्टिंग में, अब आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा। क्या बोल रहे हैं कि IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या है, जो प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द ओनर या फिर लेसी एज अ राइट टू यूज द असेट्स। लेसी कब अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड लगाएगा, जब वो फाइनेंस लीज पे ले रहा है। लेसी कब अपनी बुक्स में इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानेगा, जब वो फाइनेंस लीज पे ले रहा है, लॉन्ग टर्म लीज पे ले रहा है। अगर वो ऑपरेटिंग लीज होती तो लेसी सिंपल किराएदार है, उसकी बुक्स में कभी भी प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज नहीं हो सकती। ठीक है, ये बात है। और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एग्जांपल क्या है, बिल्डिंग लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज। ये समझ में आ गया वो आपको कि बिल्डिंग लीज आउट अंडर ऑपरेटिंग लीज क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज में जो लेसर होता है वो ओनर ही रहता है और प्रॉपर्टी हमेशा उसके पास ही ओनरशिप में रहेगी। ठीक है, तो वो सिंपली एक तरीके से किराए पे दे रहा है। अब बात को रिपीट करने का बार बार कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है रिपीट करने से, और कुछ भी नहीं होता है। तो होप आपको समझ में आया होगा। और ये लैंड हेल्ड फॉर अनइंटेंडेड या अनडिसाइडेड फ्यूचर यूज, ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होती है भाई, जिसको हमने अभी लैंड परचेस कर ली, लेकिन हमें पता नहीं क्यों परचेस करी है। ठीक है ना, हम सोचेंगे उसके बारे में, अभी हमने विचारा नहीं है कि भाई विचार नहीं किया कि हमने क्यों परचेस करी, बस परचेस करके रख ली है, तो उस केस में भी उसको क्या मानी जाती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मानी जाती है। आगे की अकाउंटिंग हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।